हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसेस विजन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एलिजाबेथन एज को लेकर के कि किस तरीके से ट्यूडर डायनेसिटी की लास्ट मोनार्क जो होती हैं क्वीन एलिजाबेथ, वो 1558 में थ्रोन पर आती हैं और उनके पॉलिटिकल और रिलीजियस रिफॉर्म्स ने कंट्री को एक नई पहचान दी। और उसके बाद किस तरीके से वहां पर राइटर्स आते हैं और एक के बाद एक नई क्रिएशन लिटरेचर की फील्ड में वहां पर स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। आज का हमारा टॉपिक है एलिजाबेथन एज का ही एक यूनिवर्सिटी विट्स। यहां पर एक 7 राइटर्स का एक ग्रुप था जो कि 2 यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्कॉलर्स थे। 3 ऑक्सफोर्ड के और 3 कैम्ब्रिज के। एक रिमेनिंग थॉमस किड थे जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े ना होने के कारण भी हम उनको इस ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यूनिवर्सिटी विट्स का जो टाइटल है, या आप कह सकते हैं ये जो वर्ड है यूनिवर्सिटी विट्स, इसको 18वीं सेंचुरी तक बिल्कुल कॉइन नहीं किया गया था। 19वीं सेंचुरी में जॉर्ज सेंट्सबरी नाम के एक लोग होते हैं और वो इस टर्म को कॉइन करते हैं जिसका नाम होता है यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स के जो भी राइटर्स थे, 7 राइटर्स की खासियत यह थी कि इन्होंने अपने लिटरेरी क्रिएशन में सबसे ज्यादा किसी जो है जानरा को अगर तवज्जो दी तो वो था ड्रामा। उन्होंने अपने प्लेज में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, चाहे वो कॉमेडीज हो, चाहे वो ट्रेजेडीज हो, या कोई अलग तरीके का डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने लगाया वहां पर। आगे चल करके यही सब विलियम शेक्सपियर के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्लेसिंग साबित होते हैं, क्योंकि वो प्रेडिसेसर्स ऑफ शेक्सपियर कहे जाते हैं और इनके ही कई सारे प्लेस की थीम को निकाल करके शेक्सपियर ने एक नए तरीके से उनको अपने प्लेस में शामिल किया, एक नए तरीके से उनको पहचान दी। चाहे वो क्रिस्टोफर मार्लो का बाराबस जो आगे चल करके शेक्सपियर का साइलॉग बना हो, या कोई और किसी का जो है रोजालिंड प्रोज रोमांस आगे चल करके उनका एज यू लाइक इट प्ले बना हो, या कोई भी अलग टॉपिक, इन्हीं सब से ही शेक्सपियर ने ये कहा जो है माना जाता है कि शेक्सपियर ने इन्हीं सब से ही अपनी थीम को बनाया। शेक्सपियर के प्लेस में हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स का तो एक बहुत बड़ा महत्व था ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस उनके ऊपर अगर किसी भी चीज का पड़ा, किसी भी ऑथर का पड़ा, तो वो यूनिवर्सिटी विट्स का पड़ा। तो आइए देखते हैं अपनी आज की वीडियो में कि क्या क्या है यूनिवर्सिटी विट्स की खासियत, कौन कौन है ये और इन्होंने लिटरेचर की फील्ड में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। यूनिवर्सिटी विट्स, द टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाय जॉर्ज सेंट्सबरी, यानी कि जो टर्म है उसको कॉइन किया किन्होंने, जॉर्ज सेंट्सबरी ने। और कब? इन 19वीं सेंचुरी, यानी 18वीं सेंचुरी तक अभी ऐसा कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं है कि यहां पर जो भी 7 ऑथर्स का ग्रुप है उनको हम ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसे ग्रुप में हम रख रहे हैं। 19वीं शताब्दी में इसको कॉइन किया जाता है। और ये क्या है? दे वर स्कॉलर्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ये क्या थे? ये स्कॉलर्स थे कहां से? ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को लेकर के बातें हो रही हैं। पिछली वीडियोस में हमने बात की है कि किस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को उस समय बनाया जाता है और आगे चल करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को इसलिए ओपन किया जाता है क्योंकि ऑक्सफोर्ड के ही कुछ स्कॉलर्स अपने आप को राइट्स से, दंगे से बचाने के लिए एक ऐसी जगह पे जाते हैं, ठीक है, एक ऐसी जो है यूनिवर्सिटी में जाते हैं जिसको आगे चल करके वो लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम देते हैं और वो इसी वजह से ओपन भी की जाती है। आगे देखते हैं। ईच ऑफ दीज प्लेराइट्स added or emphasized some essential element in the drama which appeared later in the plays of Shakespeare। चाहे वो रोमांटिक कॉमेडी को लेकर के बातें हो रही हों, चाहे वो ट्रेजेडीज को लेकर के बातें हो रही हों, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या किया गया? शेक्सपियर के द्वारा अपने प्लेज में फॉलो किया जाता है। लेकिन याद ध्यान ये रहे कि शेक्सपियर के जो भी प्लेज हैं, शेक्सपियर ने अपने सारे प्लेज में क्या किया? कॉमर्शियल फॉर्मूला अपनाया। क्या अपनाते हैं वो? कॉमर्शियल फॉर्मूला। और ये वो फॉर्मूला है जहां पर क्या किया गया शेक्सपियर के द्वारा कि शेक्सपियर ने अपने प्लेज को लिखा ही ताकि वो अपने प्लेज को हिट करा सकें। उन्होंने ऑडियंस सेंटर प्लेट को लिखा, उन्होंने राजा को खुश करने के लिए प्लेज को लिखा। तो ये जो ऑथर्स थे इन्होंने अपने प्लेज में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की, टेम्परिंग नहीं की, यानी कि जो भी एरिस्टोटल के द्वारा 3 यूनिटीज का कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको इन्होंने फॉलो किया। लेकिन शेक्सपियर ने इन सबको बिल्कुल अलग तरीके से मैनिपुलेट करके अपने प्ले में रिप्रेजेंट किया। कॉमर्शियल फार्मूले का मतलब यही है कि प्ले को हिट कराना,
प्ले को हिट कराना, वो चाहे जिस तरीके से हम ट्रेजेडी में कॉमेडी को ले जाएंगे, कॉमेडी में हम ट्रेजेडी को लेकर के आएंगे, और घोस्ट को भी हम प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वहां पे एलिजाबेथन लंदन में एक छूट ये भी दी गई थी कि अब क्या किया जाएगा कि यहां के जो लोग हैं, चाहे वो कॉबलर हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो जो है किसी भी वर्ग का हो, उसे अनुमति थी कि वो आकर के प्लेस को देख सकता है। इसलिए शेक्सपियर ने अपने नाटक को हिट कराने के लिए क्या किया था, उन्होंने कॉमर्शियल फॉर्मूला अपनाया, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स के पास में नहीं था। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इनको प्ले को लिखना था, क्योंकि इनको उस समय की एज की जो स्पिरिट है उसको रिप्रेजेंट करना है। आगे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स में 3 बड़े नाम हैं। कौन कौन हैं? क्रिस्टोफर मार्लो, दूसरे हैं टॉमस नैश, और तीसरे हैं रॉबर्ट ग्रीन। क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि हम बात कर चुके हैं इनके बारे में, डॉक्टर फास्टस, टम्बरलेन, एडवर्ड सेकंड जैसे प्लेस क्रिस्टोफर मार्लो के हैं। और कहीं शेक्सपियर से थोड़े 1-2 महीने पहले ही इनका जन्म हुआ था, और अगर क्रिस्टोफर मार्लो जिंदा रह जाते, यानी उनको स्टैब करके, चाकू घोंप करके मारा ना जाता, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता था कि वो शेक्सपियर से बड़े प्लेराइट बन करके वहां पे निकलते। लंदन में आते हैं और बहुत जो है अपनी रिचर्डनेस में अपनी जिंदगी को जी रहे थे, लेकिन उस टाइम पीरियड तक इन्होंने जो भी प्लेज को लिखा वो आगे चल करके मास्टरपीस साबित होते हैं। दूसरे राइटर हैं टॉमस नैश, जो कि माने जाते हैं पिकरस नॉवेल के फादर। इनका जो वर्क है कौन सा इनका वर्क है? टॉमस नैश का, ठीक है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ठीक है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, या इसका नाम है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ठीक है। वो इनका जो प्ले है, जो इनका वर्क है, माना जाता है कि वो पहली पिकरस नॉवेल है वहां पे। अगला इनका प्ले है अगले राइटर हैं रॉबर्ट ग्रीन के बारे में मैंने बात किया है आप लोगों से कि ये कोनी कैचिंग पंपलेट्स को लेकर के अपने फेमस हैं। कोनी कैचिंग पंपलेट्स मतलब यानी इनके जो पंपलेट्स थे, ये प्लेगरिज्म को जो कि क्या होती है, लिटरेरी थेफ्ट होती है, उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं। आगे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड के 3 स्कॉलर कौन कौन से हैं? जॉन लिली, अगले हैं टॉमस लॉज, और अगले हैं जॉर्ज पीले। 3 ऑक्सफोर्ड के और 3 कैम्ब्रिज के। हम लोग एक ट्रिक अपनाते हैं कि किस तरीके से हम याद करेंगे कि कौन से कैम्ब्रिज के हैं और कौन से ऑक्सफोर्ड के लिए हैं। तो मैं मानता हूं कि एक दांतों की जो हम आरसीटी कराते हैं, रूट कनाल, तो वहां के आप रूट कनाल थेरेपी, इसके जरिए आप तीनों राइटर्स को, ठीक है, पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आरसीटी कहां से? कैम्ब्रिज से। कैम्ब्रिज आप यहां पे रखिए, ठीक है। आर हो गया, सी हो गया, टी हो गया। सी से कौन हो गए? क्रिस्टोफर मार्लो। टी से हो गए टॉमस नैश, और आर से हो गए कौन? रॉबर्ट ग्रीन। इस तरीके से 3 यहां के हैं। अब जो बचे जॉन लिली, टॉमस लॉज और जॉर्ज पीले, वो कहां के हैं? ऑक्सफोर्ड के। एक बचते हैं कौन? टॉमस किड। तो इनको आप नाम से ही समझ सकते हैं कि टॉमस किड बच्चा था बेचारा, इसलिए क्या किया गया, इसको इंक्लूड कर लिया जाता है इस ग्रुप में, हालांकि ये किसी भी यूनिवर्सिटीज के, ठीक है, पढ़े हुए नहीं थे। अब देखते हैं। टॉमस किड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। टॉमस किड को भी इस ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है, बट he is not believed to have studied at any university. They were 7, ये 7 थे, and are called, ये याद रखना है जो वर्ड है, predecessors of Shakespeare, especially in drama. ये क्या थे? शेक्सपियर के प्रेडिसेसर थे, और कब? स्पेशली इन ड्रामा में, क्योंकि इनके द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ड्रामा में, वो आगे चल करके शेक्सपियर फॉलो करते हैं अपने प्लेज में। अब इंडिविजुअली हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं जॉन लिली। तो जॉन लिली के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं किस तरीके से इनका जो सबसे फेमस वर्क है यूफुअस द एनाटॉमी ऑफ विट। यूफुअस द एनाटॉमी ऑफ विट में इन्होंने एक फ्रेज कॉइन की है, एक जो है सेंटेंस है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। यूफुअस इनका एक मास्टरपीस माना जाता है, और यूफुअस नाम से ही इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी आगे चल करके आती है निकल करके, जिसका नाम होता है यूफुइज्म। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है, पहले देखते हैं। ही वॉज द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। ये क्वेश्चन हो सकता है किस यूनिवर्सिटी विट्स का लीडर कौन था? तो लीडर इनके कौन है? जॉन लिली। ही वॉज द
लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विच ही वॉज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट टू राइट रोमांटिक कॉमेडीज। ये क्या थे? ये पहले राइटर ऐसे थे जिन्होंने क्या किया? रोमांटिक कॉमेडीज को लिखना शुरू किया। अब आप समझ सकते हैं कि शेक्सपियर ने जितने भी रोमांटिक कॉमेडीज को लिखा या जिस तरीके की भी रोमांटिक कॉमेडीज को लिखा, उनकी शुरुआत किसने की थी? जॉन लिली ने की थी। रोमांटिक कॉमेडी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा प्ले होता है जिसकी जो सेटिंग है, यानी कि सेटिंग यानी कहां पर वो प्ले, ठीक है, सेट है, वो जो है एक इमेजिनरी प्लेस पे होता है। वो क्या है? एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक जगह पर होता है। बेलमोंट जैसा कोई शहर इटली में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन शेक्सपियर ने अपने प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या किया है? उस प्ले में उन्होंने बेलमोंट नाम की जगह दी है। तो ये जो सेटिंग होती है ऐसी जो है रोमांटिक कॉमेडीज की, जैसे नाम ही क्या, रोमांटिक का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन वाला। तो ये जो सेटिंग है इन प्लेस की, वो कहां पर होती है? एक ऐसी जगह पे जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हो। आगे देखते हैं। ही गेव टू इंग्लिश अ विटी फ्रेजियोलॉजी विच इज नोन एज यूफोइज्म। ठीक है, इन्होंने एक विटी फ्रेजियोलॉजी इंग्लिश लिटरेचर को दी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? यूफोइज्म। मैं आपको बता देता हूं कि यूफोइज्म और यूफेमिज्म दो हैं। एक है यूफोइज्म, दूसरा होता है यूफेमिज्म। इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यूफोइज्म और यूफेमिज्म। यूफोइज्म क्या होता है? जो कि इनका है जॉन लिली का यूफोइज्म। यहां पर ऑथर अपनी राइटिंग में, यानी कि जिस भी जो है लिटरेरी पीस को लिख रहा है, तो वो कई सारी चीजों का इस्तेमाल करता है, कई सारे मेटाफर्स का। यानी यहां पर वो सिमिली, मेटाफर या अलग डिफरेंट इलिट्रेशन, जो कि सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो अनुप्रास हो, इन सब चीजों को वो क्या करते हैं? अपने इस यूफोइज्म वाली कॉन्सेप्ट यानी कि राइटिंग में उसे इस्तेमाल करते हैं। ये क्या हुआ आपका? यूफोइज्म, जो कि दिया गया किसके द्वारा? जॉन लिली के द्वारा। यूफेमिज्म क्या होता है? कि जब आप कोई ऑफेंसिव वर्ड या कोई डेरोगेटरी वर्ड कहने के बजाय उसी के जगह पर कोई दूसरा अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मीनिंग वही निकल करके आ रही है, तो इस सिचुएशन को हम जानते हैं किस नाम से? यूफेमिज्म। जैसे अगर हम किसी के बारे में बात करें कि वह मर गया, तो ये अपने आप में एक कैसा होगा? ऑफेंसिव या डेरोगेटरी वर्ड होगा। इसकी जगह पे हम क्या बात करते हैं? ही पास्ड अवे। ही पास्ड अवे यानी कि वो गुजर गए। ही डाइड, वो मर गए। इनसे जो है अच्छा होगा कहने का मतलब कि हम क्या कहें? ही पास्ड अवे, वो गुजर गए। तो इस स्टाइल को हम क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म। और ये क्या होता है? यूफोइज्म, जब ऑथर अपनी राइटिंग में एक साथ कई सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूफोइज्म। ये याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। चलिए, लिली यूज्ड दिस स्टाइल इन हिज प्रोज रोमांस यूफुअस द एनाटॉमी ऑफ विट। लिली ने क्या किया कि इस प्रोज स्टाइल को जो है कहां पर यूज किया? अपने वर्क यूफुअस द एनाटॉमी ऑफ विट, जो कि आया 1578 में। इट डील्स विद द लाइफ ऑफ यूफुअस। ये कहानी है किसकी? यूफुअस की। हु गोज ऑफ, जो जाता है कहां पर? नेपल्स, नेपल्स में, एंड फॉल्स इन लव विद हिज फ्रेंड फिलाउटस फियांसे लुसिला। यानी नेपल्स इटली के आसपास जगह है, वहां पर वो जाता है और अपने फ्रेंड फिलाउटस की फियांसे लुसिला से इसको प्यार हो जाता है। यानी कि अब आगे देखते हैं। बिसाइड्स दिस लव स्टोरी, इस प्रेम कहानी के अलावा, देयर आर पैसेजेस ऑन एडुकेशन एंड फेद टू। यहां पर पैसेजेस हैं किसको लेकर के? एडुकेशन को लेकर के और फेद को लेकर के। अगली एक इंपॉर्टेंट बात और यह है कि जॉन लिली रॉट 8 प्लेज एंड वाज फर्स्ट टू यूज ब्लैंक वर्स इन कॉमेडी। ये बात याद रखना है कि ब्लैंक वर्स को कॉमेडी में सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले जो ऑथर हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? वो जॉन लिली हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैंक वर्स को सबसे पहले किस ऑथर ने अपने प्लेज में इस्तेमाल किया? तो वो जॉन लिली हैं। ठीक है। हिज कोर्ट कॉमेडीज आर रिमार्केबल फॉर देयर विटी डायलॉग and for being our first place to aim definitely at unity and artistic finish। यानी ऐसे पहले ऑथर थे जिन्होंने क्या किया? डेफिनेटली एट यूनिटी, किस पर ध्यान दिया? यूनिटी को लेकर के,
और ये यूनिटी कौन सी है, मैं बात कर चुका हूं आप लोगों से, ये है टाइम, प्लेस और एक्शन, जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, अरिस्टोटल के द्वारा। टाइम का मतलब कि हीरो के 24 घंटे से लाइफ के ज्यादा आप समय ना लें। प्लेस का मतलब क्या है कि सब कुछ एक ही जगह पर हो। और तीसरा है एक्शन, यानी कि अगर प्ले कॉमेडी है तो कॉमेडी हो, ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी हो, और कोई सब प्लॉट वहां पर नहीं होना चाहिए। तो जॉन लिली ने इन सब चीजों को फॉलो किया, शेक्सपियर ने इन सब को वायलेट किया अपने प्लेज में। और क्या है इनकी दूसरी जो है वर्क्स हैं अगले, अलेक्जेंडर, द वुमन इन मून, इंडेमियन, कंपासपी एंड मिडास आर हिज नोटेबल वर्क्स। ये सब इनके नोटेबल वर्क्स हैं। लिली इज द राइटर ऑफ कोर्टली प्लेज। लिली राइटर है कैसे, कोर्टली प्लेज के। हिज मोस्ट ऑफ हिज प्ले आर कोर्ट प्लेज। ज्यादातर उनके जो प्लेज हैं वो क्या हैं, कोर्ट प्लेज हैं। तो ये थी जॉन लिली की बातें। आगे चलते हैं अपने दूसरे राइटर के पास में, और वो कौन है, जॉर्ज पीले। थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं क्या है, द ऑफन कोटेड प्रोवर्ब। और कौन सी प्रोवर्ब है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू लिलीज यूफुअस। ये मैं आपको बातें बता चुका हूं कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर जो लाइन है वो लिली के यूफुअस से ली गई है। यूफुअस यानी कि यूफुअस द एनाटॉमी ऑफ विट से। अगले ऑथर हैं कौन, जॉर्ज पीले। जॉर्ज पीले, ये इनका डेट ऑफ बर्थ और ये ईयर, डेट ऑफ ईयर, और ये जो है बर्थ ऑफ ईयर और डेथ ऑफ ईयर। ही वाइडेंड द रेंज ऑफ इंग्लिश ड्रामा बाय राइटिंग रोमांटिक कॉमेडी। यानी कि जॉन लिली ने जिनको लिखना शुरू किया उसी चीज को ये आगे और बढ़ाते हैं। और क्या, लिटरेरी सटायर को भी लिखा इन्होंने, हिस्ट्री इटीसी, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री, प्लेस को लेकर के शेक्सपियर के भी बहुत सारे प्लेस क्या हैं, हिस्ट्री प्लेस हैं। एज अ ह्यूमरिस्ट ही इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमरिस्टिक विलियम शेक्सपियर। यानी कि एक जिस तरीके का जानरा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने प्लेस में, ह्यूमरिज्म, ह्यूमरिस्टिक वाली क्वालिटी को, उस तरीके की चीजों को आगे चल करके शेक्सपियर ने अपने प्लेस में शामिल किया। यानी कि जो कि कॉमेडीज हैं शेक्सपियर की, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है किससे, जॉर्ज पीले से। ही ऑल्सो गेव ह्यूमरिस्टिक टच इन हिज वर्क्स विच वाज इनिशिएटेड बाय शेक्सपियर। ये बात हो चुकी है। ही रॉट 4 प्लेज इन विच द ओल्ड वाइफ्स टेल, 4 नाटकों को इन्होंने लिखा है। द ओल्ड वाइफ टेल्स कॉल्ड द फर्स्ट ड्रामेटिक लिटरेरी सटायर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्या किया गया, द ओल्ड वाइफ टेल्स जो है वो माना जाता है कि पहला ड्रामेटिक लिटरेरी सटायर है, कहां पर, इंग्लिश में। हिज प्ले द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ठीक है, इनका ये जो प्ले है अरेंजमेंट ऑफ पेरिस वाज स्टेज्ड बिफोर द क्वीन। क्वीन कौन है, एलिजाबेथ फर्स्ट। ये जो इनका प्ले है वो क्वीन एलिजाबेथ के फर्स्ट के सामने क्या किया गया, परफॉर्म किया गया। एंड द क्वीन, और जो क्वीन थी, ठीक है, वाज क्वाइट इंप्रेस्ड विद इट। उन्होंने इस प्ले को बहुत पसंद किया। पीलेज अदर मेन वर्क्स इंक्लूड ओल्ड वाइफ्स टेल, इनके अलग कौन से वर्क है, ओल्ड वाइफ्स टेल एंड डेविड एंड बाथशेब, इसको इन्होंने लिखा है। इट इज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है कि शेक्सपियर रॉट हिज प्ले द विंटर्स टेल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंपॉर्टेंट कौन सा है कि द विंटर्स टेल जो इनका प्ले है आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पीलेज ओल्ड वाइफ्स टेल। यानी शेक्सपियर ने अपने प्ले ओल्ड वाइफ्स टेल को द विंटर्स टेल से जो है क्या किया, इन्फ्लुएंस होकर के लिखा है। सॉरी, शेक्सपियर ने अपना प्ले द विंटर्स टेल किसको जो है, ओल्ड वाइफ्स टेल से जो है प्रभावित होकर के इसको लिखा हुआ है। अपने अगले ऑथर पे आते हैं। अगले ऑथर है रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, 1558 टू 1592। ही वॉज द मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन। ये क्या थे, मास्टर थे किस चीज के, प्लॉट कंस्ट्रक्शन को लेकर के। प्लॉट क्या है, प्लॉट को लेकर के एरिस्टोटल ने क्या नाम दिया है, माइथोस। ये क्या है, माइथोस। और प्लॉट को एक अगर हम सिंपल से डेफिनेशन लें तो ये क्या माना जाता है कि आर्टिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स, यानी घटनाओं को आर्टिस्टिक तरीके से अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, प्लॉट कहलाता है। प्लॉट और स्टोरी दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लॉट और एक होता है स्टोरी। ठीक है, प्लॉट क्या होता है, आर्टिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स इज कॉल्ड प्लॉट। एंड ये क्या होता है, स्टोरी क्रोनोलॉजिकल। यहां पे क्या है, क्रोनोलॉजी मैटर करती है, और यहां पे
आर्टिस्टिक अरेंजमेंट, ठीक है, ये क्या होता है, प्लॉट। अब ये कैसे हम डिफरेंस इसमें क्रिएट कर पाएंगे, तो यहां पर स्टोरी में ये है कि चीजों को उनकी घटी हुई घटनाओं के क्रम में हम रखते हैं। एक था राजा, एक थी रानी, ठीक है, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ये है स्टोरी। और प्लॉट के बारे में क्या बात करते हैं कि जहां पे कॉज इफेक्ट और रीजन आ जाए, यहां पर कॉज इफेक्ट या रीजन आ जाए, और दूसरा ये कि इसमें जरूरी नहीं है कि चीजें जैसी घटित हुई हैं उनको हम उनके अनुसार रखें, ठीक है। इसको कॉज इफेक्ट और रीजन को दर्शाने के लिए E.M. फॉस्टर ने अपने ट्रीटीज, कौन सा उनका फेमस वर्क है, द एस्पेक्ट ऑफ नॉवेल में ये चीजें बताई हुई हैं कि एक स्टोरी और एक प्लॉट में क्या फर्क होता है। स्टोरी वो है जहां पर एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ये स्टोरी हो गई। प्लॉट ये हुआ, एक था राजा, एक थी रानी, राजा को कुछ मान लेते हैं कैंसर हो गया, उससे वो मर गया, और रानी इसके वियोग में रोते रोते मर गई। ये क्या हुआ, ये हो गया प्लॉट, क्योंकि यहां पे कॉज इफेक्ट और रीजन आ जा रहा है, ठीक है। वैसे आप अगर देखेंगे तो प्लॉट का मतलब ये होता है कि हम किसी भी इंसिडेंट को उठा करके पहले या बाद में रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो किस समय घटित हुआ है। तो इस मामले में हम मानते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन क्या थे, वो मास्टर थे किस चीज को लेकर के, ऑफ आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ही इज वेल नोन फॉर हिज कोनी कैचिंग पंपलेट्स, वो किस लिए फेमस थे, अपने कोनी कैचिंग पंपलेट्स को लेकर के, इसके बारे में हमने बात की है। ये क्या थे, ये ऐसे पंपलेट्स थे जो निकलते थे किस चीज को लेकर के, प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म यानी कि क्या होती है, लिटरेरी थेफ्ट, लिटरेरी थेफ्ट, जब आप क्या करते हैं, साहित्यिक चोरी करते हैं। शेक्सपियर ने बहुत सारी जो है लिटरेरी थेफ्ट की है और इन्होंने इनको पकड़ा भी है, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपने एक वर्क में शेक्सपियर को कहा, ठीक है, क्या, एन अपस्टार्ट क्रो, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, ये कौवा है जो हमारे ही रंगों से रंगा हुआ है, सुंदर बना हुआ है। तो ये क्या थे, कोनी का मतलब होता है एक रैबिट, रैबिट, लेकिन ये रैबिट कैसा है, ट्रेंड है, इसके पास अपना खुद का कोई टैलेंट नहीं है, बस ये क्या है, ये जो कोनी है ये कैसा है, ट्रेंड, यानी सर्कस में चाबुक की डार, चाबुक की जो है डर से क्या हुआ है, शेर वो उछल करके कुर्सी पर बैठना सीख गया है। यही चीज यहां पर है, ये वेल एजुकेटेड नहीं है, ये वेल ट्रेंड है, और इन चीजों का कोनी कैचिंग, और इसी चीजों को पकड़ रहे हैं, खरगोश नहीं पकड़ रहे हैं, खरगोश यहां सिंबलाइज कर रहा है लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके पास अपना खुद का कोई टैलेंट नहीं है, बस वो दूसरे के टैलेंट से अपने आप को क्या वीर बनाए हुए हैं या अपने आप को महान बना रहे हैं। तो कोनी कैचिंग पंपलेट से इसको ये निकालते थे। ग्रीन्स ग्रोट्स वर्थ ऑफ इट, इनका फेमस वर्क है, ये इज वाइडली नोन, जाना जाता है, टू कंटेन एन अटैक ऑन विलियम शेक्सपियर, किसके ऊपर, विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक अटैक है। और इन्होंने क्या कहा इसमें, द कमेंट एन अपस्टार्ट क्रो, ये क्या है, एक अपस्टार्ट क्रो है, एक ऐसा कौवा है, ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, जो हमारे रंगों से रंगा हुआ है, और क्या है, इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ रेफरेंस टू विलियम शेक्सपियर, माना जाता है कि किसके लिए लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के लिए। ग्रीन रॉट 5 प्लेस, कितने नाटकों को लिखा उन्होंने, 5 को। हिज फेमस प्ले इज, कौन सा इनका फेमस प्ले है, लुकिंग ग्लास फॉर द लेडीज ऑफ इंग्लैंड, और इनके वर्क हैं, फेमस वर्क्स इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ ओरलैंडो एंड फुरियोसो, ठीक है, द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोंसस किंग ऑफ एरागॉन एंड सो ऑन। इस तरीके से इन्होंने अपने प्लेस को लिखा हुआ है। आगे चलते हैं अपने अगले कैरेक्टर पर, टॉमस किड। टॉमस किड के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं हैं, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के पढ़े नहीं हुए हैं, बस क्या है कि इनको तब भी इस जो है ग्रुप में यूनिवर्सिटी विट्स में इनको इंक्लूड किया जाता है। और प्ले के नाम पर सिर्फ इनके पास एक ही प्ले है, ओनली प्ले, द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी कैसा प्ले है, ये एक रेवेंज प्ले है, एक रेवेंज प्ले, और इन प्लेस को हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, सेनेकन प्लेस या सेनेकन ट्रेजेडी। इसका मतलब क्या होता है
कि ये ऐसी ट्रेजेडी होती है जहां पर क्या होता है कि ब्लड सेट जो है, खून खराबा जो है, वो कहां पर, वो यहीं पे यानी स्टेज पर ही सब कुछ होता है। शेक्सपियर के प्लेज में आप देखेंगे कि ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। मैकबेथ में जब बैंकों का मर्डर होता है तो कहां हो रहा है, वहां पर अंधेरा बहुत सारा हुआ है, ठीक है, और अंधेरे में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां पर हुआ क्या है। और डंकन का जब मर्डर होता है तो कहां पर हो रहा है, अंदर हुआ है, एक आदमी बाहर आकर के बताता है कि हां राजा साहब अब नहीं रहे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे प्लेज में, सेनेकन ट्रेजेडी में, जो कि रेवेंज ट्रेजेडी होती है, इनकी खासियत यह होती है कि ब्लड सेट जो खून खराबा जो होता है वो स्टेज पर ही होता है। और रेवेंज ट्रेजेडी, ये सॉरी जो स्पेनिश ट्रेजेडी है, यहां का जो प्रोटैगनिस्ट है इसका नाम है हेरोनिमो। हेरोनिमो ये क्या है, इसको वेस्टलैंड में, ठीक है, वेस्टलैंड में टीएस एलियट ने अपनी आखिरी लाइंस में रखा हुआ है, ठीक है। वो बताते हैं बातें कि अगर दुनिया को सरवाइव करना है टीएस एलियट के हिसाब से तो उसे 3 चीजों में यकीन रखना पड़ेगा, दाता, दया, धम, दाम्यता, यानी गिव, सिंपथाइज और कंट्रोल। ये गिव मतलब क्या है, अपनी इच्छाएं त्याग दीजिए, सिंपथाइज लोगों से सहानुभूति रखिए, कंट्रोल अपनी बुरी इच्छाओं पर आप नियंत्रण रखिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इस वर्ल्ड में शांति ही शांति ही शांति ही। टीएस एलियट ने संस्कृत के वर्ड से इस पोयम को एंड किया हुआ है। वो कहते हैं कि शांति 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 आती है, और ये बताते हैं कि ये जो चीजें हैं, गिव, सिंपथाइज और कंट्रोल, यानी दाता, दया, धम, दाम्यता, ये चीजें मैंने अपने लिए इस्तेमाल की, ये आपको फिट पड़ेंगी, दाता, दया, धम, दाम्यता। और वो कहते हैं कि हेरोनिमो मैड अगेन। क्या हुआ, हेरोनिमो को लोग समझा रहे थे कि तुम जिनके ऊपर अटैक कर रहे हो, जिनको तुम मान रहे हो, वो तुम्हारे अपने हैं, वो तुम्हारे सगे संबंधी हैं। अगर तुम इनको मार दोगे, तुम इनसे बदले की भावना रखोगे, तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। कोई भी इंसान अपनों से बदला लेकर के खुश नहीं हुआ है, लेकिन हेरोनिमो इस चीज को नहीं मानता है, वो बदला लेता है और फाइनली वो पागल हो जाता है इस प्ले में। हेरोनिमो का प्ले जब परफॉर्म किया गया था तो बेन जॉनसन ने, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बेन जॉनसन जो कि एक अदर प्ले राइट हैं, दूसरे प्ले राइट हैं, उन्होंने वहां पर हेरोनिमो का किरदार निभाया था। इस प्ले को कई बार रिवाइज किया गया, स्पेनिश ट्रेजेडी को कई बार रिवाइज किया गया, अगेन एंड अगेन। देखते हैं क्या है, प्ले मॉडल्ड ऑन द सेनेकन प्लेज। ये क्या है प्ले, वो सेनेकन प्लेज के मॉडल पर है। इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर प्ले ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर की जो एज है उस टाइम पर यह सबसे बेहतरीन प्ले था। इट वॉज रिटन, ये लिखा गया था, इन ब्लैंक वर्स। किसमें लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में। थ्रू दिस प्ले, इस प्ले के जरिए ही इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेवेंज थीम इन इंग्लैंड। किस चीज को, रेवेंज थीम को। और आगे चल करके शेक्सपियर का जो हेमलेट होता है वो भी क्या है, एक रेवेंज प्ले। हेमलेट, किंग हेमलेट आते हैं, भूत अब हो गए हैं वो, क्योंकि उनको मार दिया गया उनके भाई क्लॉडियस के द्वारा। हेमलेट जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, वो विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता अब नहीं रहे, उसे अब घर जाना पड़ेगा डेनमार्क। वहां पर आता है और वो ये देखता है कि उसके जो है माँ जो उसकी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, गर्ट्रूड ने अपने पति के मरने के बाद, यानी किंग हेमलेट के मरने के बाद, अपने ही देवर, ठीक है, क्लॉडियस से शादी कर ली है। और वहां पर यह होता है कि क्लॉडियस जो था उसने ही इनके पिता को धोखे से मारा हुआ था, किंग हेमलेट को। अब यह बात जो है हेमलेट को नहीं पता है, लेकिन हेमलेट को, ठीक है, किंग हेमलेट का भूत आकर के बताता है कि मुझे मारा गया था और अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा इस बात का। अब हेमलेट को पूरे प्ले में यही बदला लेने की उसकी मुहिम है, मारूं कि ना मारूं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। इस तरीके से वो प्ले चलता है, यानी कि उन्होंने, शेक्सपियर ने अपना प्ले जो हेमलेट है वो इसी प्ले से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होकर के लिखा। रेवेंज थीम को उन्होंने यहां पर भी रखा है। आगे देखते हैं, दिस प्ले वाज रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन एंड बेन जॉनसन इज सेड टू हैव एक्टेड। ये वही बेन जॉनसन है जिनकी मैंने पोएम आप लोगों को सुनाई है, टुसिलिया, ठीक है, द चीफ पार्ट ऑफ हेरोनिमो। He followed Senecan and his model of tragedy and brought the revenge tradition into the English drama. ये बात हो गई है। His efficient utilization of the Senecan revenge
ट्रेडिशन हैज फिल्ड द स्टेज विद सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। याद रखिएगा कि उनके इस कॉन्सेप्ट को, कौन सा कॉन्सेप्ट, सेनेकन रेवेंज के कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि यहां पर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। कहां पर? प्लेज में। और आप देखेंगे कि मैकबेथ प्ले शेक्सपियर का जब शुरू होता है तो 3 चुड़ैलें वहां पर बैठी हुई हैं। तीनों चुड़ैलें बात कर रही हैं आपस में, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन। दूसरी चुड़ैल कहती है इन थंडर लाइटनिंग और इन द रेन। तीसरी कहती है व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल इज लॉस्ट और वन। यानी अब हम कहां मिलेंगे? दूसरी चुड़ैल कहती है कि जब थंडर लाइटनिंग और रेन होगी, यानी कि बादल जब गड़गड़ाहट होगी उनकी, या बारिश होगी, या बिजली चमकेगी। फिर तीसरी कहती है कि जब बैटल जो है जीत लिया जाएगा, या हार जो है लिया जाएगा, या जो है क्या होगा, ये जो पूरा गड़बड़ झाला है वो खत्म हो जाएगा। और इन चुड़ैलों की भी एक महाचुड़ैल है, इनकी जो है आका, उनका नाम हिकेट है। यहां पर भूतों को लाया शेक्सपियर ने, क्योंकि उसको पता था कि ऑडियंस जो है उसे बहुत बड़े लेवल की बात समझाना, क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फॉस्टस वाली, वो उनके बस की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने भूतों को रखा। ऑडियंस इतनी बदमाश हुआ करती थी कि ये जो छोटे वर्ग के लोग होते थे, जैसे कॉबलर हो गए या जो है कोई और टेलर, ये सब जो, इनको कहीं बैठने की तो अनुमति होती नहीं थी। स्टेज कुछ इस तरीके से बना होता था कि जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सीनेट हॉल है, कभी आप वहां पे जाइए तो वहां पे आप देखेंगे कि क्या हुआ है कि ऊपर से, ठीक है, वहां पे बालकनी बनी हुई है, और जो, ठीक है, कोर्ट की जो विमेन हैं, ठीक है, जो वहां पे हैं औरतें, वो वहां से देख रही होती हैं। और यहां पर लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये जो छोटे लोग हैं, वो छोटे लोग मतलब अपने काम की वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो आगे खड़े हुए हैं। और ऑडियंस इतनी खतरनाक होती थी कि अपने साथ वो सड़े अंडे और टमाटर भी लेकर के जाती थी। मूंगफली वो खाते रहते थे, और कोई औरत अगर उनको दिख रही, कोई महिला वहां पे एक्टिंग करते हो, तो उसके ऊपर उठा उठा करके फेंक भी रहे हैं मूंगफली को। प्ले अगर उनको पसंद नहीं आया तो ले उठा करके जो है अंडे से ही मारना, टमाटर से मारना, ये सब शुरू हो जाता था। तो शेक्सपियर ने कहा देखो तुम्हारी व्यवस्था हम कर देते हैं, तुमको भूत दिखाते हैं। गांव में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है, भूत जो है बढ़िया, कोई बीड़ी मांगा रहता है, कोई कुछ देखे रहते हैं, कोई कहीं देखे। अच्छा, हो सकता है कि मैं आपको बता रहा हूं, रात में मुझे कुछ दिख जाए, ठीक है, लेकिन भगवान बचाएं इन सब लोगों से। बड़ा ही मतलब मुझे तो बहुत डर लगता है भाई इन सब से। आइए, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, ठीक है, एंड और कैसे, एंड गोरी सीन्स, और इन चीजों को इन्होंने अपने प्लेस में रखा। किड यूज्ड ब्लैंक वर्स स्किलफुली इन अकॉर्डेंस विद द थ्रिलिंग एंड टेरिफाइंग थीम ऑफ ड्रेड एंड रेवेंज। यानी कि जो थीम था ड्रेड का, भयावह या बदले वाला, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इन्होंने बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, बहुत फेमस प्ले है स्पेनिश ट्रेजेडी। मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस पर आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसकी स्टोरी को सुनाऊंगा। फिलहाल आगे चलते हैं और अपने अगले राइटर पर आते हैं, जो कि क्या नाम है इनका, टॉमस लॉज। टॉमस लॉज ये कौन है? ही इज द यंग जुवेनल। ठीक है, यंग जुवेनल। जुवेनल कौन थे? एक रोमन, ठीक है, सटायरिस्ट थे। उनका नाम क्या है? जुवेनल। और उन्हीं के ही नाम पर क्या किया गया है, इनको मॉडल किया गया है। ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन ने अपने, ठीक है, पैम्फलेट्स, यही ग्रोड्सवर्थ ऑफ विट में इनको बताया कि ये कौन है, यंग जुवेनल हैं। जिस तरीके से जुवेनल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी तरीके से यहां पे कौन है, हमारे टॉमस लॉज साहब। और इनका प्रोज रोमांस वेल नोन जो है वो कौन है, रोजालिंड। और रोजालिंड आगे चल करके एक कैरेक्टर बनती है कहां पर, विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट की। ठीक है, ये उनकी फेमस कॉमेडी है एज यू लाइक इट, जहां पर वो फेमस जो है स्टेटमेंट है, ऑल द वर्ड्स स्टेज, ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स, वी हैव आवर ओन एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स। इन्होंने आनंद मूवी देखी होगी, बहुत सारे लोग देखे होंगे आनंद मूवी। तो वहां पर वो कहता है राजेश खन्ना कि हम सब क्या हैं, इस, ठीक है, रंगमंच ये दुनिया है और उसमें कठपुतलियों की तरीके से हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में होती है। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब क्या हैं, एक कठपुतली हैं जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथों में होती है। आनंद मूवी अगर जिन लोगों ने ना देखी हो तो उनके लिए एक मौका है, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि आप देख लीजिए। आपको जीवन कैसे जीना है, कि एक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जिसको मरने वाला, वो जानता है कि हाँ इतने दिन मेरी जो है मैं नहीं रहूंगा। अब वो कहता है बाबू साहब, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, बड़ी नहीं। सॉरी, लंबी जो है जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जरूरी नहीं कि कितने साल जी रहे हैं, जरूरी है कि उन सालों में हम कितना
जी रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन मूवी है उस समय की, और राजेश खन्ना कहीं ना कहीं सुपरसीड कर रहे हैं अमिताभ बच्चन को उस मूवी में। तो ये जो डायलॉग है एज यू लाइक इट से लिया गया है। यही फर्क होता है, अगर आप पिक्चरें देखते हैं और उनको महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें आगे चल करके लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं, इंस्पायर्ड है वो, और अच्छा लगता है हमें कहीं अगर ऐसी कोई चीजें देखने के लिए मिल जाए तो, क्योंकि फिर लगता है कि हमारा पढ़ा हुआ काम में आ रहा है। आगे देखते हैं, हिज फेमस प्लेस आर द वुंड्स ऑफ द सिविल वॉर। कौन सा है? द वुंड्स ऑफ द सिविल वॉर एंड अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। ठीक है, और एक लुकिंग ग्लास कैसा? फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। अब आते हैं हम अपने सबसे फेमस राइटर, ठीक है, पूरे यूनिवर्सिटी विट्स में जो सबसे फेमस राइटर हैं, और मैंने इनके प्लेस के बारे में थोड़ी बहुत बातें भी यहां पे इंक्लूड की हैं उनको लेकर के, और वो है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो को हम किट मार्लो के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? किट मार्लो के नाम से। और ये क्या है? इनको फादर भी माना जाता है किस चीज का? ब्लैंक वर्स का फादर, सॉरी, ये जो है किसके फादर माने जाते हैं? इंग्लिश ट्रेजेडी के, यानी इंग्लिश ट्रेजेडी को अपने पीक पर पहुंचाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? क्रिस्टोफर मार्लो को। और इनके प्लेस को हम वन मैन ट्रेजेडी भी कहते हैं। क्या है? इनके प्लेस को हम वन मैन टाइप ऑफ ट्रेजेडी भी कहते हैं, यानी ये एक इंसान को लेकर के बातें करते हैं अपने प्लेस में। ऑल्सो नोन एज किट मार्लो इज, ठीक है, ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। वो किसके फादर हैं? इंग्लिश ट्रेजेडी के। और क्या है? ही पॉपुलराइज्ड द ब्लैंक वर्स फॉर्म इन ट्रेजेडी, यानी क्या किया इन्होंने? अभी तक हमको वो राइटर मिले थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया था, कहां पर? कॉमेडी में। अब ये ऑथर हैं जिन्होंने पॉपुलराइज किया है किस चीज को? ब्लैंक वर्स को। कहां पर? वो भी ट्रेजेडी में। आगे देखते हैं, ही वॉज बोर्न इन कैंटरबरी। कहां पर पैदा हुए थे? कैंटरबरी। ये वही जगह है जहां पर किसकी? टॉमस बैकेट की श्राइन है। टॉमस बैकेट, वही टॉमस बैकेट जिनको 1170 में हेनरी सेकंड ने मरवा दिया था, क्योंकि वो उनके जो है पॉलिसीज का विरोध कर रहे थे। अब यहां पे बॉर्न इन कैंटरबरी ओनली अ फ्यू मंथ्स बिफोर शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के जन्म के कुछ समय पहले। आफ्टर कमिंग इन लंदन, ठीक है, लंदन में आने के बाद ही बिकेम एन एक्टर, वो एक एक्टर बन गए। एंड लिव्ड इन अ लो टेवर्न एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सेस एंड रिचेडनेस, यानी बहुत ही गरीब से, बहुत जो इनकी, ठीक है, गरीबी में जिंदगी इनकी चली, रिचेडनेस में रहते थे ये। हिज प्लेस आर फेमस एज द मार्लोस्क और वन मैन टाइप ऑफ ट्रेजेडी। इनके प्लेस को हम बोलते हैं कैसे? मार्लोस्क या वन मैन टाइप ऑफ ट्रेजेडी। अब इनके प्लेस कौन कौन से हैं आइए देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला इनका प्ले है टम्बरलेन द ग्रेट। टम्बरलेन द ग्रेट, और ये किसके नाम पर है? तैमूर। ये वही ईस्टर्न शासक है, ठीक है, जो इंडिया भी आया, तैमूर, ठीक है, तैमूर को लेकर के है। इट इज द स्टोरी ऑफ तैमूर। समझ रहे हैं ना, ये कहानी किसकी है? ठीक है, तैमूर की। ये करीना कपूर के बेटे नहीं हैं, ठीक है, ये तैमूर लंग, क्योंकि जो लंगड़ा था, फेमस था, उसने सारे राजाओं को गुलाम बना के रखा हुआ था। जो भी जो है उसके एम्पायर में थे उस समय, ठीक है, उनको उसने गुलाम बना के रखता था वो। और इस प्ले में दिखाया गया क्रिस्टोफर मार्लो कि वो रथ पर बैठा, उसे गुलाम राजा जो है उस रथ को खींच रहे हैं। इतना ज्यादा उसके अंदर प्राइड था अपने इस बात को लेकर के, और एक बादशाह को उसने अपना गुलाम बना के रखा हुआ था जेल में। देखिए, द टार्टर, तिमूर और द टार्टर, किसको लेकर के कहानी है? तैमूर, या इसको इनका एक दूसरा नाम है टार्टर। हालांकि टार्टर जो है वो एक रसिया की ट्राइब भी है, रसियन ट्राइब है एक टार्टर्स। और उसी ट्राइब में एक फेमस योद्धा था, कौन सा? रुस्तम। रुस्तम का नाम आप लोगों ने सुना होगा फिरदौसी के शाहनामा में, ठीक है, फिरदौसी का शाहनामा एक प्ले है, शाहनामे, सॉरी, एक कहानी, सॉरी, पोयम का एक वो है। और वहां पर क्या हुआ है आगे चल करके, मैथ्यू अर्नल्ड ने पोयम अलग से लिखी है, सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम की कहानी क्या है, जब मैं मैथ्यू अर्नल्ड पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। बस आपको बता रहा हूं कि टार्टस एक ट्राइब है और रुस्तम उसी ट्राइब का एक लीडर, एक वॉरियर है। हाँ, आगे चलते हैं। तिमूर बिगिंस एज शेफर्ड, यानी उसकी जो शुरुआत होती है कैसे? एक शेफर्ड के रूप में होती है, शेफर्ड चीफ। देखिए, शेफर्ड का चीफ है। हु फर्स्ट रेबल्स, पहले क्या करता है वो? रेबल, विद्रोह करता है। एंड देन ट्रियम्फ्स ओवर द पर्सियन किंग, और आगे चल करके पर्सिया, यानी आज के टाइम में हम समझेंगे ईरान, ठीक है,
वहां के जो राजा हैं उनको वो जीत लेता है। इंटॉक्सिकेटेड बाय हिज सक्सेस, सफलता का इतना ज्यादा उसको खुमार हो गया, हैंगओवर हो गया। तिमोर रसेस लाइक अ टेम्पेस्ट, एक तूफान की तरीके से चलता है। और कहां पर? ओवर द होल ईस्ट, पूरे पूर्वी यानी हम सबका जो एरिया है वहां पर आता है वो पूर्वी जो है क्षेत्र में। सीटेड ऑन हिज चैरियट, अपने रथ पर बैठा हुआ है। ड्रॉन बाय कैप्टिव किंग्स, अब आप सोचिए इतना बड़ा पावर को लेकर के उसके अंदर जो है वो चीजें हैं, हैंगओवर। कैसे? कैप्टिव किंग्स, जो उसके गुलाम है राजा, वो उस रथ को खींच रहे हैं। कैप्टिव किंग्स विद अ केजेड एम्परर, और उसके साथ में क्या है? केजेड एम्परर, एक उसने जो है पिंजरा रखा हुआ है और वहां पर एक बादशाह को उसने अपना गुलाम बनाया हुआ है। केजेड एम्परर बिफोर हिम, अपने सामने। ही बोस्ट ऑफ हिज पावर, डींगे मारता अपनी ताकत को लेकर के, है भी ताकतवर, ठीक है। राजा को अपना गुलाम बनाया, वो रावण हो गया है पूरा। जिस तरीके से रावण था उस समय, सारे देवी देवता उसके यहां लगे झाड़ू लगाते थे। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोंछा लगा रहा है, इंद्रदेव झाड़ू लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। उस तरीके से ये था अपने टाइम पर। तैमूर भी आप समझ सकते हैं, रावण कह सकते हैं उसे, कि वो क्या कर रहा है? इन लोगों से अपना रथ खिंचवा रहा है, खींचो, और चाबुक लिया हुआ पीछे मार भी रहा है उसी से ही। और क्या है? बिफोर हिम ही बोस्ट ऑफ हिज पावर विच ओवरराइड्स ऑल थिंग, जो हर चीज को सुपरसीड कर रही है। देन एफ्लिक्टेड विद डिजीज, तभी क्या होता है? इन महादेव महोदय को जो है बीमारी होती है। ही रेव्स अगेंस्ट द गॉड्स, ये क्या करते हैं? ईश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं। गॉड एंड वुड ओवरथ्रो देम, और उनको भी निकाल करके फेंक देते हैं गॉड्स को। एज ओवरथ्रोन अर्थली रूलर्स, यानी कि जैसा वो यहां पे शासकों को क्या कर रहे थे? अपने उससे हटा के फेंक दे रहे थे, जो भी उनके रास्ते में आया, उसी तरीके से ये गॉड्स को, क्योंकि वो ठीक है क्या कर रहे हैं? उनकी बीमारी को सही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा गॉड किस काम का है? तो ऐसे ही कुछ जो है तिमोर यानी टम्बरलेन द ग्रेट की सिनॉप्सिस। दूसरा प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, और इसका डॉक्टर फॉस्टस आ मोरालिटी प्ले। प्लेस का जो कैटेगराइजेशन है रेगुलर कॉमेडी या रेगुलर ट्रेजेडी के आने से पहले वो तीन तरीके के होते थे। एक तो कौन सा होता था? मिरेकल प्ले। मिरेकल प्ले, मिरेकल प्ले में ऐसे प्लेज होते थे जो कि सेंट्स लाइफ, संतों की जिंदगी पर आधारित रहते थे। सेंट्स लाइव्स, क्योंकि उन्हीं को चमत्कार, यानी कि सेंट जॉन के बारे में अगर हमने बात की है, याद होगा आपको, तो सेंट जॉन क्या कर रही हैं? वो एक मिरेकल ही भाई, चमत्कार ही कर रही हैं हर जगह जाकर के। तो ऐसे प्लेस जो थे मिरेकल प्लेस, वो क्या होते थे? संतों की जिंदगी पर आधारित होते थे। ठीक है, अगला प्ले कौन सा होता था? मिस्ट्री प्लेस। मिस्ट्री प्लेस, ये प्लेस कैसे होते थे? बिब्लिकल, यानी यहां का जो थीम होता था वो बाइबल पर आधारित होता था कि किस तरीके से, ठीक है, यहां पर गॉड ने इस यूनिवर्स को बनाया। मर्डर ऑफ केन एंड, ठीक है, एबल, ये जो कहानी है उसको जो है लेकर के, या किस तरीके से स्वर्ग उनसे छीनता है एडम से। इन सब चीजों पर आधारित जो प्लेस थे उनको हम मिस्ट्री प्लेस की कैटेगरी में रखते हैं। और एक और था जिसको हम क्या बोलते हैं? मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्लेस, इस प्ले में क्या होता था? इसमें ह्यूमन जो, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट सेंटिमेंट्स हैं, यानी उनका गुस्सा, उनका जो टेम्परामेंट है, उसको पर्सोनिफाई किया जाता था। जैसे हम हमेशा बात करते हैं दशहरे को लेकर के कि असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो यहां पर जो मोरालिटी प्लेस होते थे, यहां पर ऐसे ही नाम रखे जाते थे। एक का नाम सिन है, पाप है, दूसरे का नाम वर्च्यू है, आदमी है, वो सबके नाम रखे गए हैं। और बाद में दिखाया जाता है कि वर्च्यू जो है वो जीत ले रहा है किसके ऊपर? सिन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो प्लेस थे वो कहते हैं कि डायडेक्टिक इन नेचर। कैसे होते थे? डायडेक्टिक इन नेचर, यानी इंसान को ये जिंदगी जीना सिखाते थे। लेकिन बात ये है कि ये तीनों टाइप के जो प्लेस थे, मिरेकल, मिस्ट्री और मोरालिटी, ये सारे प्लेस का जो परफॉर्मेंस होता था वो चर्च में होता था। कहां पर होता था? चर्च में। पुजारी ही एक्टिंग करते थे, आम आदमी को कोई जगह नहीं थी कि वहां पर वो जाए। ठीक है, बाद में चल करके जब शेक्सपियर या ये सब प्लेज राइटर्स आते हैं, तब जाकर के ये क्या होते हैं कि रेगुलर कॉमेडी या ट्रेजेडी आना शुरू होती है। हालांकि हम बात करें कहां पर? डॉक्टर फॉस्टस को लेकर के। तो एक ऐसा प्ले है मोरालिटी प्ले। डॉक्टर फॉस्टस एक विटनबर्ग यूनिवर्सिटी का स्कॉलर, और वो क्या हो गया है? उस समय के जो, ठीक है, प्रोमिनेंट या डोमिनेंट आप कह सकते हैं चीजें हैं। कौन कौन सी? थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या है? गॉड्स को लेकर के स्टडी करना। फिलॉसफी, दर्शन, मेडिसिन, चिकित्सा एंड लॉ, चार चीजें उसमें फेमस थी।
और इसी में ही स्कॉलर्स होते थे, कौन कौन सा, थियोलॉजी, फिलॉसफी, मेडिसिन एंड लॉ, इनको उसने सीख लिया है, इसको जान गया है वो, और अब वो कुछ उसके अंदर क्रेविंग है कि कुछ अलग जाने, वो कुछ अलग करे, और इसलिए क्या होता है, वो अपनी सोल को, ठीक है, वो इन्वोक करता है, आह्वान करता है किसको, ठीक है, ये जो ब्लैक दुनिया है, ठीक है, उसके, ठीक है, जो किंग है मेफिस्टोफेलिस, आप उसको सैटन या लूसीफर टाइप का समझ के उसको वो इन्वोक करता है कि आइए, और उसके सामने प्रकट होता है वो, फिर उसको बताता है कि मैं अब कुछ नया सीखना चाहता हूं, मुझे अब ब्लैक मैजिक सीखने की इच्छा हो रही है। कैसा, काला जादू। मेफिस्टोफेलिस तैयार होता है, वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कुछ इसके बदले में देना पड़ेगा। डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि 24 साल तक मुझे, तुम 24 ईयर्स तक तुम मुझे ये सब चीजें सिखाओगे, ब्लैक मैजिक, और इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी सोल देता हूं। 24 साल बाद ये जो मेरी आत्मा है वो तुम्हारी हो जाएगी। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि मैं कैसे मानूं तुम्हारी इस बात को। और उसी समय क्या होता है कि गुड एंजल और बैड एंजल, वही जो हमें रास्ता दिखाते हैं, अगर आप लोगों ने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी हो तो वहां पर हमेशा अक्षय कुमार के दोनों कंधे पर एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला एंजल आ जाता था, और हमेशा अक्षय कुमार क्या करते थे, वो बुराई वाले का ही, जो बुरा वाला था उसी की बात मानते थे। इंसान पैदाइशी पतित है, ठीक है, बुराइयों की तरफ अट्रैक्ट वो होगा ही। ये लड़ाई इस यूनिवर्स में चल रही है और अच्छाई बुराई को लेकर के, और ये लड़ाई हमारे जिगर में भी चल रही है। ये मेरी बातें नहीं है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है प्रोफेसर सरजीत मुखर्जी सर का, इंग्लिश डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। ये बातें उन्होंने हमसे बताई थी और आज तक हमें ये बातें उनकी याद है, आप कह सकते हैं जहन में बैठी हुई हैं, कि इंसान पैदाइशी पतित है, बुराइयों की तरफ अट्रैक्ट होना उसके जहन में है। ये उन्होंने कहा था और ये सच बात है, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि ब्लैक मैजिक सीखने के लिए वो क्या कर रहा है, 24 ईयर्स तक कह रहा है कि मेरी सोल मेरे पास रहेगी, उसके बाद ये तुम्हारी हो जाएगी। और ये मेफिस्टोफेलिस उस समय कहता है कि हाँ, ऐसे नहीं मानेंगे, तुम्हें बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अब बॉन्ड कैसे, तुम्हारे ब्लड से साइन किया जाएगा, तुम्हारे खून से। और जैसे ही वो क्या होता है, साइन करने वाला होता है ब्लड को, ब्लड से उस चीज को, तभी वो क्या देखता है कि ब्लड उसका कंजील हो गया, जम गया, ठीक है। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसा कुछ काम करो, लेकिन उस समय इतना ज्यादा हैंगओवर है नॉलेज का डॉक्टर फॉस्टस के ऊपर कि वो तुरंत इस चीज को जैसे ही वहां पे ऑब्जेक्ट करता, तुरंत ये जाता है मेफिस्टोफेलिस भाग करके और वहां से लेकर के आता है वो जो है कोयला गरम, और उस ब्लड को पिघलाता है, फिर से बॉन्ड साइन कर दिया जाता है। इसके बदले में मेफिस्टोफेलिस इनको बहुत सारी किताबें ब्लैक मैजिक की देता है, और ब्लैक मैजिक में किसी राजा के सींग उगा दे रहे हैं, हेलेन को बुला दे रहे हैं, जो जो मनाया ये करते रहे, और बहुत खुश थे इस पावर को लेकर के। यानी एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आपको फुल जो है ताकत मिल जाती है तो आप पूरे करप्ट भी हो जाते हैं। यही चीज यहां पर होती है। डॉक्टर फॉस्टस को पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप तो मेरे मन में जैसा चाहूं वैसा कर लूं। ये कोई बड़ी बात, छोटी मोटी बात है कि हेलेन चली आ रही हैं, स्टेज पर आ रही हूं मेरे सामने वो। तो यहां पर वो अपने लाइफ को इस तरीके से रखते हैं। बाद में जब 24 साल पूरे होते हैं तो मेफिस्टोफेलिस आता है, इनको कहता है अब चलो, हो गया समय पूरा, और इनको नर्क का जो है वो स्ट्रक्चर दिखाता है। इसके पहले मेफिस्टोफेलिस जब इनको लेकर के हवा में उड़ रहा होता है आसमान में, तो डॉक्टर फॉस्टस हेवन को देखते हैं, बताते, पूछते हैं ये कौन है, ये कौन सी जगह है। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि तुम उधर ध्यान मत दो, क्योंकि अगर उधर वो उनको बताता उनके बारे में तो उसकी पोल खुल जाती कि किस तरीके से सैटर्न ने गॉड के खिलाफ विद्रोह किया, और गॉड ने उठाकर इनको जो है फेंक दिया, नर्क में आकर के गिरे हुए हैं ये। अब यहां पे जब नर्क का इनको स्ट्रक्चर दिखाया जाता है कि वही नर्क जिसके बारे में, ठीक है, दांते ने अपनी डिवाइन कॉमेडी में बात की है, परगेटरी, ठीक है, किस तरीके से यहां पे चीजें हैं कि हेल जो है वो कैसी है। अब ये नरक का नजारा देख करके लगे कांपने, लेकिन क्योंकि बॉन्ड साइन किया हुआ है और मेफिस्टोफेलिस इनकी बॉडी को घसीटते हुए लेकर के इनको चला जाता है, मतलब इनको घसीटते हुए लेकर के जाता है, और सुबह लोग देखते हैं तो क्या होता है कि इनकी बॉडी पूरी तरीके से फट गई है और वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो नॉलेज को एक्वायर करना विदाउट किसी जो है लिमिट के, विदाउट किसी बॉन्डेज के, ये एक रेनेसेंस इंसान की, ठीक है, एक रेनेसेंस मैन जो था उसकी स्पिरिट में था कि बिना किसी हम जो है प्रतिरोध के हम क्या करेंगे, नॉलेज को एक्वायर करेंगे। और यही बात होती है किसके साथ में, डॉक्टर
फॉस्टस के। देखते हैं क्या है यहां पे, द फोर साइंसेस ऑफ द टाइम टू द स्टडी ऑफ मैजिक मच एज अ चाइल्ड माइट टर्न फ्रॉम जेवल्स टू टिंसल, यानी कि जैसे एक आदमी क्या हो, बच्चा छोटा, वो जेवल से टिंसल की ओर जो है चला जाए। एंड कलर्ड पेपर, और कहा कलर्ड पेपर को लेकर, छोटा सा बच्चा जैसे होता है जिद, उस तरीके से जिद आ गई किसके अंदर, डॉक्टर फॉस्टस के। ही सेल्स हिमसेल्फ, वो खुद को बेच देते हैं टू डेविल, डेविल से, और कौन है डेविल, मेफिस्टोफेलिस, ऑन वन कंडीशन, एक शर्त पर, दैट ही शैल हैव 20 इयर्स ऑफ एब्सोल्यूट पावर एंड नॉलेज, कि 24 साल तक उनको असीमित नॉलेज मिलेगा और पावर मिलेगा, ज्ञान। मिल्टन सैटन, मिल्टन का जो सैटन है यानी पैराडाइज लॉस्ट में पोयम, सॉरी जो एपिक है, कौन सी, पैराडाइज लॉस्ट, बातें होंगी इन पर अभी आगे की वीडियोस में। सजेस्ट्स, उनको सलाह देते हैं स्ट्रांगली, दैट द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि मिल्टन स्वयं क्या है, हैड एक्सेस टू फॉस्टस एंड यूज्ड इट, ठीक है, उनको एक्सेस था किसका, फॉस्टस का, और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। अगला प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का द जू ऑफ माल्टा, और यहां पर इन्होंने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, कौन सा, बराबस, जो कि क्या है, एक जू है, एक यहूदी है, और जूज और क्रिश्चियंस की राइवलरी हमेशा से रही है। यहां पर ये दिखाते हैं क्रिस्टोफर मार्लो किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बराबस, जो कि एक जू है, यानी कि एक जो यहूदी है, और उसका एक ही एम है कि लोगों के प्रति बुरा करना। आगे चलकर के विलियम शेक्सपियर ने क्या किया, यहीं से ही बराबस को उठाया और अपना प्ले कौन सा लिखा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और वहां पर उन्होंने कैरेक्टर को बनाया कौन सा, साइलॉक, यानी साइलॉक की थीम भी जो है उन्होंने यहीं से निकाली, बराबस। अ टेरिबल ओल्ड मनी लेंडर, जो क्या है, एक साहूकार है, पैसे उधार देता है लोगों को साइलॉक की तरीके से। साइलॉक ने कहा पैसे उधार चाहिए तुमको एंटोनियो, एंटोनियो ने कहा हाँ, लेकिन एक कंडीशन थी कि तुम अगर पैसे नहीं चुका पाते हो तो तुम्हारे शरीर का 1 पाउंड मांस मेरा हो जाएगा, और कंडीशन ये है कि 1 पाउंड मांस मैं चाहे जहां से निकालूं, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, और बाद में एंटोनियो पैसे नहीं दे पाता, फंस जाता है वो 1 पाउंड मांस में, उसको बिल्कुल था कि उसका हार्ट ही निकालता, उसकी मौत हो जाती। लेकिन पोर्सिया आती और कहती है ठीक है 1 पाउंड मांस तो निकालो, लेकिन उसमें ब्लड नहीं आना चाहिए। ब्लड की बात नहीं हुई कहीं पर भी, इस बॉन्ड में ब्लड की एक ड्रॉप नहीं गिरेगी। साइलॉक एकदम से परेशान, ठीक है, बाकी इस प्ले को डिस्कस किया जाएगा आने वाली वीडियोस में। अभी यहां पे देखते हैं बराबस, अ टेरिबल ओल्ड मनी लेंडर स्ट्रांगली सजेस्टिव ऑफ साइलॉक, किसको लेकर के ये सजेस्टिव है, साइलॉक को, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का। बराबस इज चेक्ड इन हिज मर्डरस करियर बाय फॉलिंग इनटू अ बॉइलिंग कॉल्ड्रन, ठीक है, इनका मर्डरस करियर हमेशा से हत्या करना, लोगों को मारना, जूस जो है, और ये क्या होते हैं, एक बॉइलिंग कॉल्ड्रन, एक जो है उबलती हुई कड़ाही में गिर जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। विच ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर अनदर, जिसको इन्होंने किसी दूसरे के लिए तैयार किया है, एंड डाइज ब्लास्फेमिंग, ठीक है, और इस तरीके से मर जाते हैं। हिज ओनली रेग्रेट, अकेला इनका पछतावा रहता है, बीइंग दैट ही हैज नॉट डन मोर एविल इन हिज लाइफ, मर रहा है बराबस, लेकिन क्या है, उसे पछतावा है, इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि उसने बहुत ज्यादा, ठीक है, बुराई इस दुनिया में नहीं की है। काश अगर वो जिंदा रहता तो और लोगों को मारता और लोगों के साथ वो बुरा करता। तो ऐसे हैं बराबस। आगे चल करके इन्हीं पर ही आधारित होकर के शेक्सपियर ने अपना प्ले लिखा, कौन सा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। आगे देखते हैं एडवर्ड द सेकेंड, लास्ट प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का। इट इज अ ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी है ऑफ किंग्स वीकनेस एंड मिजरी, यानी राजा की जो कैसी वीकनेस, कमजोरी है, और उनकी मिजरी को लेकर के ये एक ट्रेजेडी है, एडवर्ड द सेकेंड। ये थे क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेज, ठीक है। ही रॉट ओनली 4 प्लेज, इन्होंने केवल 4 प्ले लिखे हैं। एडवर्ड द सेकेंड इज द फर्स्ट हिस्ट्री प्ले, ठीक है। एडवर्ड सेकेंड कैसा है, पहला हिस्ट्री प्ले है इंग्लिश लिटरेचर का। शेक्सपियर्स रिचर्ड सेकेंड, ठीक है, ये क्या है, अ लिरिकल ट्रेजेडी, प्लॉट वाज टेकन फ्रॉम एडवर्ड सेकेंड, यानी शेक्सपियर का जो रिचर्ड सेकेंड है उसका प्लॉट कहां से लिया गया है, एडवर्ड सेकेंड से। अब ये एक पोयम मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए यहां पे इंक्लूड कर दी है, और वो है कौन सी, हीरो एंड लिएंडर, ठीक है। ये एक क्रिस्टोफर मार्लो की बहुत फेमस पोयम रही है, हीरो एंड लिएंडर। और क्यों फेमस है, इसमें एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया क्रिस्टोफर मार्लो ने। हालांकि ये पोयम फिनिश नहीं थी, पूरी नहीं हो पाई, बाद में जाकर के जॉर्ज चैपमैन ने इस पोयम को कंप्लीट किया।
तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन है। पहले बात आपको बता दूं कि हीरो जो है वो किसी लड़के का नाम नहीं है। हमारे यहाँ प्रोफेसर इलाज शर्मा सर हमेशा जब इस पोयम को पढ़ाते थे तो वो यही कहते थे, हीरो बताइए किसका नाम हो सकता है। तो हम लोग समझे थे कि हाँ हीरो तो भाई किसी लड़के का नाम होगा, लेकिन हीरो जो है वो एक लड़की का नाम है और लिएंडर एक लड़के का नाम है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो लिएंडर है वो अपनी बिलवेड हीरो से मिलने जाता है और एक समुद्र को पार करके, जिसका नाम क्या है, हेलेस्पॉन्ट, ये समुद्र है, उसको पार करके जाता है ये हेलेस्पॉन्ट को। और ये हेलेस्पॉन्ट ऐसा सी है जो एशिया को, ठीक है, और उधर जो यूरोप है उसको डिवाइड करता है। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों को क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है समुद्र, ठीक है। अब यहां पर हीरो कैसे जाता है, वो डेली अपने कपड़े उतार करके उस समुद्र में तैरते हुए जाता है। और सॉरी लिएंडर वो अपने कपड़े उतार करके रोज वहां से जाता है और लिएंडर के बाल बड़े बड़े हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटती है और वो क्या होती है कि सी गॉड, समुद्र के देवता जो कौन है, नेपच्यून। नेपच्यून हमारे यहां पर कौन है, वरुण देवता। ये कौन है, समुद्र के देवता। यही नेपच्यून का मतलब क्या होता है, वरुण। 8 प्लैनेट्स में अगर आप जानते हो तो वही है। सुंदरकांड में जब श्री राम लास्ट में क्या होते हैं कि मनाते मनाते थक जाते हैं, 3 दिन तक पूजा करते रह जाते हैं और वरुण देवता यानी नेपच्यून गॉड वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तब वो बात आती है, विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति, कि बगैर डर के बिना प्रीति नहीं होती है। और उन्होंने चढ़ाया जो है हथी, वो अपना धनुष मार लिया और कहेंगे सुखवा दूंगा इसको। तभी वरुण देवता बेचारे भागे भागे आते हैं और कहते हैं, भगवान अगर आप सुखवा देंगे इसको, इसलिए मैं नहीं आ रहा था, तो क्या होगा, इन यहाँ पे जो जीव जंतु हैं तो बेचारे मर जाएंगे। तो तब का सोल्यूशन बताइए, पुल जो है कैसे बनाया जाए, क्या इसका हल होगा। तो उन्होंने कहा, नाथ नील नल कपिदो भाई लरिकाएं रिसासिस पाई, ठीक है, कि नाथ नल नील, नल नील नाम के 2 जो है लोग हैं और उनको लरिकाएं बचपन में आशीष मिला हुआ है, ठीक है, कि अगर वो क्या करेंगे, पत्थर को फेंकेंगे तो वो पत्थर डूबेगा नहीं, वो पानी में तैरेगा। और इस तरीके से वहां पर क्या होता है कि पुल का निर्माण होता है। और उसके बाद ये श्री राम जी जो है अपनी सेना को लेकर के लंका जाते हैं और उसके बाद आप जानते ही हैं क्या हुआ था वहां पर, ठीक है। तो अब ये हेलेस्पॉन्ट सी को जो है तैर करके जो जा रहे हैं और इनकी नजर नेपच्यून गॉड, सॉरी इनके ऊपर नेपच्यून गॉड की नजर पड़ जाती है और नेपच्यून गॉड जो है वो इनके ऊपर मोहित हो गए एकदम से भाई, ठीक है। कपड़े पहना नहीं है, बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है। तो नेपच्यून गॉड को लगा कि शायद कोई जो है ठीक है गर्ल है, और वो आते हैं इसके पास और बहुत फेमस लाइन है इस पोयम की, कहता है, प्रोफेसर इलाज शर्मा सर हम लोग को हमेशा पढ़ाते थे, और लाइन है, आई एम नॉट आई, आई एम नॉट आई पिटी मी। इसका मतलब क्या हुआ, आई एम नॉट आई, मैं नहीं हूं, दया करो मुझ पर दया करो। इसका मतलब यह है कि जो वरुण देवता आप समझ रहे हैं कि मैं एक लड़की हूं, मैं लड़की नहीं हूं। आई एम नॉट आई पिटी मी, मैं एक लड़का हूं जो मैं जा रहा हूं किससे, अपनी बिलवेड हीरो से मिलने के लिए। और वरुण देवता फिर बड़े, तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अब मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कैसे आपको इंप्रेस करना है अपनी बिलवेड लिएंडर को, सॉरी हीरो को। अब वो देखिए क्या है, इट इज अ लॉन्गर पोयम ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, इट वाज अनफिनिश्ड, ये अनफिनिश्ड थी, एंड कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन। किसने इनको कंप्लीट किया, जॉर्ज चैपमैन ने। हीरो इज अ प्रीस्टेस, ये क्या है, पुजारी है, ऑफ वेनिस, वेनिस शहर की, इन द सिटी ऑफ सेस्टोस, कहां पर, सेस्टोस शहर में, विच स्टैंड्स ऑन अ पेनिनसुला, ठीक है, एक प्रायद्वीप है पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 तरफ से, ठीक है, भारत का अगर आप देखेंगे अगर ये जो नक्शा है तो क्या हो रहा है, वो 3 तरफ, इधर इधर और इधर, ठीक है, किससे घिरा हुआ है, समुद्र से, पानी से। तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो कहां पर है, पेनिनसुला ऑन द यूरोपियन कोस्ट, यानी कि यूरोपियन समुद्र के किनारे, ऑफ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर नोन एज द हेलेस्पॉन्ट, ये समुद्र है वहां पर, नोन टुडे एज द डैरडेनल्स, आज इस जगह को हम किस नाम से जानते हैं, डैरडेनल से। अपोजिट सेस्टोस, ठीक है, सेस्टोस के विपरीत, ऑन द अदर साइड ऑफ द हेलेस्पॉन्ट, हेलेस्पॉन्ट के दूसरी तरफ क्या है, लाइज द सिटी ऑफ, कौन सा शहर है, एबिडोस, एबिडोस शहर है, वेयर द यंग मैन लिएंडर लिव्स, लिएंडर यहां पर रहता है। एक तरफ ये, एक तरफ ये है, हीरो एंड लिएंडर
मीट एट द एनुअल फेस्टिवल ऑफ वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, ये कहां पर एनुअल फेस्टिवल मिलते हैं वीनस एंड एडोनिस के, एंड फॉल इन लव। लिएंडर ट्राइज टू परसुएड हर, लिएंडर जो है उनको परसुएड करता है दैट शी शुड एंजॉय द प्लीजर ऑफ लव, कि उनको लव का, प्यार का प्लीजर जो है उसको एंजॉय करना चाहिए, रादर देन रिमेन अ चेस्ट डिवोटी ऑफ वीनस। ठीक है, ये क्या है, प्रीस्टेस है, तो इनका मानना है कि हम अपनी वर्जिनिटी को लूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिएंडर उनको सलाह देता है कि तुम्हें लव को एंजॉय करना चाहिए, ना कि तुम जिंदगी भर इस तरीके की जो है प्रीस्टेस बनी रहो। हीरो ट्राइज टू रेजिस्ट, हीरो मना करती है, बट सी इनवाइट्स लिएंडर, लेकिन वो लिएंडर को बुलाती है टू द टावर, टावर पर वेयर सी लिव्स, जहां वो रहती है। दे किस एंड इम्ब्रेस, ठीक है, वो एक दूसरे को गले लगाते हैं, बट डू नॉट येट कंज्यूमेट देयर लव, लेकिन अभी भी वो कंज्यूमेट नहीं कर रहे हैं, यानी वो प्यार नहीं कर रहे हैं। लिएंडर रिटर्न्स टू एबिडोस, लिएंडर एबिडोस वापस ला जाता है, बट लॉन्ग्स टू सी हीरो अगेन, लेकिन वो लॉन्ग यानी कि चाह रहा है कि फिर से वो हीरो को देखे। विद द एड ऑफ द सी गॉड नेपच्यून, समुद्र के देवता नेपच्यून की जो है मदद से, लिएंडर स्विम्स द हेलेस्पोंट, तैर करके वो कहां जाता है, हेलेस्पोंट में, एंड प्रेजेंट्स हिमसेल्फ नेकेड, अपने आप को नेकेड रिप्रेजेंट करता है हीरो के सामने, एट हीरोज डोर। हीरो रेजिस्ट्स हिम, हीरो उसको मना करती है एट फर्स्ट, बट ऑल द टाइम, ठीक है, सी रियली वांट्स हिम, लेकिन ये सही बात है कि हर समय वो उसको चाहती है। सी ऑल्सो वांट्स टू सेटिस्फाई हरसेल्फ विद फिजिकल लव। ठीक है, अब आगे देखिए, एंड इवेंचुअली, और इसी समय दे मेक लव, वो प्यार करते हैं, अंटिल मॉर्निंग कम्स, जब तक सुबह नहीं आ जाती। तो एक बड़ी फेमस पोयम है क्रिस्टोफर मार्लो की, ठीक है, हीरो एंड लिएंडर, हालांकि अनफिनिश्ड रही, बाद में जॉर्ज चैपमैन ने इसको, ठीक है, फिर से किया, इसको लिखा आगे। थॉमस नैश अगले जो है, या लास्ट जो है, ये हमारे यूनिवर्सिटी विट्स हैं। ठीक है, हिज फेमस प्रोज रोमांस इज द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। ठीक है, इनका फेमस प्रोज रोमांस क्या है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, और ये कैसी, पिकरेस नॉवेल है। कैसी है, पिकरेस नॉवेल। मैंने आपको बताया है कि पिकरेस नॉवेल क्या है, होती है, ये एक ऐसी नॉवेल होती है जहां का हीरो जो है वो रोग है, रोग यानी कि धूर्त या नेब, और वो इसी तरीके से वो जीता है अपनी जिंदगी को, कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, और इस तरीके से वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज करता है। इसका सब टाइटल है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट पिकरस नॉवेल, ये पहली पिकरस नॉवेल थी। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ पिकरस नॉवेल ऑल्सो, और इस तरीके से थॉमस नैश जो हैं वो माने जाते हैं कि वो फादर भी हैं किसके, पिकरस नॉवेल के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो यूनिवर्सिटी विट्स पर। ये आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।